तो क्या भारत अमेरिका के बीच जो बर्फ पिघलने लगी थी, जो जमी हुई थी, क्या अब वो पिघल रही है? क्या ट्रंप की ऐंठन अब कम हो रही है, या फिर मोदी की रणनीतिक कूटनीति एक बार फिर से रंग ला रही है? क्या दुनिया के दो बड़े नेताओं की पुरानी केमिस्ट्री फिर से लौट रही है? क्या भारत अमेरिका के रिश्तों में एक नई ऊर्जा आने वाली है? अचानक ट्रंप को मोदी से महानता क्यों दिखने लगी है? क्या मोदी की विदेश नीति ने एक बार फिर से वैश्विक मंच पर अपना असर दिखाया है? क्या यह तारीफ एक डिप्लोमैटिक सरेंडर है, या फिर दोनों देशों के रिश्तों में एक नई सुबह की शुरुआत है? या फिर ट्रंप को यह समझ आ गया है कि मोदी के साथ दोस्ती में ही उनका फायदा है? अब वो एक नए डायरेक्शन लेती हुई नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, देखो कंचन, सच्चाई यह है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप को भी लगने लगा है कि असलियत क्या है। देखो, उन्होंने सोचा था कि जिस प्रकार से आप देखें जापान पे, ऑस्ट्रेलिया पे, यूरोपियन यूनियन पे, इंडोनेशिया पे एक प्रेशर पुट अप किया उन्होंने, 50% के लिए टैरिफ का प्रेशर लगाया और उसके बाद वो डील साइन कर ली जो कि अमेरिका के फायदे में था। वो सोचा तो उन्होंने कि भारत के साथ भी वही अपनाया जाएगा, वैसा ही कोई ट्रीटमेंट करेंगे और भारत झुक जाएगा और फिर एक प्रकार जो भी डील होगी साइन वो अमेरिका के पक्ष में होगी। मगर भारत बिल्कुल नहीं झुका। भारत ने अपना जो पक्ष है वो साफ सुथरे शब्दों में कह दिया। तीन चीजें रेड लाइन डाली कि हम जो है रूस से ऑयल ले रहे हैं उसको बंद नहीं करेंगे और हम अपना जो एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट का सेक्टर नहीं खोलेंगे। और तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो नई, चाहे उसके कॉमर्स सेक्रेटरी हैं या जो एडवाइजर हैं पीटर नॉवरे, वो उनको गलत एडवाइस देते रहे और हुआ क्या कि धीरे धीरे अमेरिका ने भारत को खोना स्टार्ट कर दिया और भारत एक प्रकार चीन और रूस की तरफ जाए। जो एससीओ मीटिंग थी जहां पर वो देखा गया जो त्रिकोण है भारत, रूस और चीन का, मुझे लगता है उससे भी घबराहट हुई है अमेरिका को। सबसे इंपॉर्टेंट बिल्कुल। चीज है जो डोनाल्ड ट्रंप को जो इंटरनल क्रिटिसिज्म का सहन करनी पड़ी, डेमोक्रेट ही नहीं, काफी रिपब्लिकन, निक्की हेली ने कहा एक इतना अच्छा इंपॉर्टेंट मित्र जो कि आपका नेचुरल अलाई है, 30 साल से आपके और भारत के रिलेशन जो हैं वो बढ़ते जा रहे थे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे, आप क्वाड में मेंबर थे इकट्ठे। क्योंकि अमेरिका को पता है उसका सबसे बड़ा एडवर्सरी चीन है और वो इंडो पैसिफिक के अंदर दादागिरी करके एक्सपेनिज्म कर रहा है। और अगर फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक चाहिए तो क्वाड का बड़ा महत्व है और भारत उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। तो भारत को बिल्कुल। वो धीरे धीरे खो रहा था और मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ आया कि भारत प्रेशर में नहीं आने वाला। जो हमने 50% टैरिफ लगाया था उसके हमने काउंटर करने के लिए चार चीजें की। देखो, सच्चाई है कि हमारा $90 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट है अमेरिका के पास, जिसमें $35 बिलियन आपका फार्मास्यूटिकल है और इलेक्ट्रॉनिक है जिसपे कोई टैरिफ नहीं लगा। तो $55 बिलियन के करीब जो 60-55 डील है उस पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था टेक्सटाइल और उसके बाद जैम, ज्वेलरी, ये सारे के सारे आप देखें लेबर एक्सटेंसिव हैं। इनको भारत अगर नहीं बेच पाएगा अमेरिका में तो यहाँ पर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट होती, प्रॉब्लम आती। तो भारत ने चार एक्शन लिए। एक तो जीएसटी कम किया, उसके कारण इंटरनल कंजम्पशन होगी, इंटरनल डिमांड बढ़ेगी। दूसरे, इनके लिए न्यू मार्केट ढूंढी गई कि यूरोप में, अफ्रीका में और एशिया में। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनको सब्सिडी भी दी जाएगी जिससे वो सर्वाइव करें। तो अमेरिका को लगने लगा कि भाई वो तो ये जो शिवाजी, प्रेशर टैक्टिस था ये तो इंडिया बाउंस के बैक करे। विकल्प तो मुझे लगता है इंडिया ने पहले ही माप लिए थे। कादम्बिनी शर्मा जी, एससीओ समिट की जो तस्वीर सामने आई थी, जहां हम पीएम मोदी को देख रहे थे, पुतिन को देख रहे थे, जिनपिंग को देख रहे थे, उसका मैसेज सिर्फ चाइना, इंडिया या रशिया तक ही सीमित नहीं था। मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट अमेरिका में बैठे, ओवल हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप को हुआ है। भले ही वो रोज गार्डन में टेक्नोक्रेट्स के साथ कितनी भी बड़ी से बड़ी मुलाकात क्यों न कर ले, लेकिन अमेरिका एक बात समझ चुका है कि इंडिया को जो लॉस है, लेकिन इंडिया अपने विकल्प तलाश चुका है। लेकिन अमेरिका के रिटेल सेक्टर को जो लॉस होगा, अमेरिका के लोगों को, कंज्यूमर्स को जो लॉस होगा, मुझे लग रहा है अमेरिका अब जाकर इस चीज को भाप रहा है। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट, पीएम मोदी का इसको इंडोर्स करना पब्लिकली, क्या टैरिफ में इसके इंपैक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे? यानी कि हम तारीफ तो तब करेंगे ना जब इसका व्यापार में कोई अच्छा सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेगा। जी देखिए,
कुछ चीजें यहाँ पर बहुत साफ होनी चाहिए। वो ये कि एससीओ की जो तस्वीर थी वो भारत का सीधा सीधा ये मैसेजिंग था कि मल्टीपोलर एक वर्ल्ड, जो बहुध्रुवीय वर्ल्ड है, उसमें भारत बिलीव करता है। और ये आज से नहीं, हमेशा से भारत ये कह रहा है। और भारत ने पहले भी कई स्तर पर ये साफ कहा है, विदेश मंत्री ने ये साफ तौर पर कहा है कि जहां से बेहतर रेट पर तेल मिलेगा वो खरीदेगा, क्योंकि भारत को एनर्जी की जरूरत है। दूसरी तरफ रहे ट्रंप, एक दिन पहले उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि हमने रूस और भारत को खो दिया है और चीन के साजिश में वो शामिल हो गए हैं, आप सबको मुबारक हो, एक तरह से उन्होंने तंज कसा था। इस पर जब मैंने विदेश मंत्रालय में सवाल पूछा तो कहा गया कि इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। उसी वक्त कुछ ही देर पहले ये आया था, ये पोस्ट जो है उनके ट्रूथ सोशल पर आया था। लेकिन अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जब वो रिपोर्टर से बात कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि मोदी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और भारत कुछ चीजें जो है वो ओकेजनली कुछ बिगड़ जाता है, लेकिन वो काफी अच्छे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान हैं उनको लेकर खुद अमेरिकन मीडिया में, या फिर आप अगर देखें तो वहां के जो जानकार हैं, वो ये कहते हैं कि वो आज क्या कहेंगे, कल क्या कहेंगे और परसों क्या कहेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर इसको एक ब्रॉड तौर पर हम देखें कि इसका क्या मतलब है, वो ये एक कि एक संदेश साफ हो गया है कि भारत जो है वो एक बहुध्रुवीय दुनिया में यकीन रखता है और उसके साथ चलेगा। दूसरी चीज जो साफ हुई है प्रधानमंत्री मोदी के जवाब से, उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत पोलाइटली जवाब दिया। जब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का जवाब दिया, उन्होंने कहा कि उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। इसका ये मतलब है कि भारत ये साफ संदेश दे रहा है कि हमारी तरफ से कुछ नहीं बदला है, हम अभी भी अमेरिका को अपना करीबी सहयोगी मानते हैं। और ये बहुत साफ कर दिया गया। इनफैक्ट अगर आप देखें कि हर स्तर पर ये भारत बार बार कहता रहा है कि अमेरिका के साथ बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल रिश्ता है, वो एक डायमेंशन में बांधा नहीं जा सकता है, चाहे वो व्यापार हो या कुछ और। तो ये भारत ने साफ कर दिया है कि हम आपके साथ सहयोग को तैयार है, हम आपको उतना ही करीब मानते हैं। तो इसका ये मतलब है कि अब गेंद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के पाले में है। क्या वो इसको अब आगे बढ़ाएंगे? लेकिन उनके बयान में जब उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि कुछ कुछ मुश्किलें होती हैं, अभी जो भारत कर रहा है वो ठीक नहीं है, इसका ये मतलब है कि व्यापार पर अभी भी बातचीत अटकी हुई है, वीजा ब्लॉकेज पे अभी भी बात अटकी हुई है। व्यापार में वो जो रेड लाइंस भारत ने खींची है, डेयरी या जो कृषि पर है, वो अभी भी वैसे ही बरकरार है। स्टूडेंट्स को लेकर वैसे ही बरकरार है। तो जो समस्याएं हैं फिलहाल जस की तस है, इसलिए बहुत ज्यादा उसमें रीड नहीं करना चाहिए। अगर ये लगातार एक रहता है पूरा उनका रवैया और ये ट्रांसलेट होता है उनके एक्शंस में, तब कहना होगा कि हाँ ठीक है, भारत के लिए रवैया बदला है। लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने या फिर उनके जो अधिकारियों ने जिस तरह के बयान दिए हैं, उससे यहाँ पर काफी नुकसान जरूर हुआ है। और जो एक गुडविल था, हम देखते थे कि कैसे नुकसान हुआ डोनाल्ड है ट्रंप कादम्बनी जी, को इस लेकिन समय लेकिन एक कुछ देखा हलचल था। हो रही है। मुझे लग रहा है इस हलचल को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर अतुल त्यागी जी, कैन वी ट्रस्ट डोनाल्ड ट्रंप? मैं ऐसा इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि उनके ही स्टेटमेंट्स में कई बार अप और डाउन हमें देखने को मिला है। ये बात तो एक बहुत अच्छे तौर पर हमें समझनी होगी कि अगर इंडिया अपने विकल्प तलाश रहा है, जो मुझे लगता है जब भी ये टैरिफ की टॉक्स हो रही थी तब से ही इंडिया ने अपने विकल्प तलाशने शुरू कर दिए थे। ब्रिक्स 2026 की मेजबानी इंडिया कर रहा है। इन सब के बीच में ब्राजील के साथ जो रिश्ता हमारा है, रशिया के साथ जो हमारा रिश्ता है, चाइना के साथ जो अब हमारे रिश्ते बेहतर हो रहे हैं विद टाइम, आपको क्या लगता है कि अमेरिका के सामने इंडिया, चाइना, इवन रशिया फॉर दैट मैटर पूरी तरह से तैयार है? सबसे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप ने अगर किसी देशों पर टैरिफ लगाया तो वो ब्राजील और इंडिया है। क्या ब्राजील और इंडिया आने वाले वक्त में इसका विकल्प तलाश रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, आए दिन कुछ अप कुछ डाउन हो रहे हैं, उन पर हम इस वक्त में ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या आपको लगता है ये स्टेटमेंट टैरिफ में कोई बदलाव लेकर आएगा? ओके, कंचन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर जी। कंचन जी, नमस्कार सभी पैनलिस्ट को। आपका सवाल काफी विस्तृत है और इसमें कुछ गहराइयां छुपी हुई हैं। मुझे कुछ थोड़ा सा समय मिले तो मैं इसके ऊपर चर्चा पूरी करना चाहूंगा जो मेरे इस समय दिमाग में है। आज के दिन ट्रंप साहब का स्टेटमेंट मोदी साहब की प्रेज में आया। मोदी इज अ ग्रेट पीएम, मोदी एक बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं। और उससे एक कहीं ये झलकता है कि जो ट्रंप साहब ने जो डिप्लोमेटिक एम्ब्रेसमेंट पिछले कुछ
समय से, पिछले कुछ महीनों से, कम से कम अप्रैल से जो शुरू किया हुआ है, एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। वह कहीं ना कहीं पर यह भूल गए कि पारस्परिक संबंध नेताओं के बीच में विश्व स्तर पर मैटर वहीं तक करते हैं जहां तक कि बोनोमी की बात होती है, आपस में एक दूसरे के साथ बैठना, उठना, हाथ मिलाना, झप्पी डालना या डिनर करना। लेकिन मोदी जैसे एक प्रधानमंत्री से, एक विश्व स्तर लीडर से यह एक्सपेक्टेशन करना कि वह आपकी बातों से एक विश्व स्तर पर हिंदुस्तान के संतुलन करने वाले अपने एक रोल को कंप्रोमाइज करेंगे, यह शायद एक निहायत ही अनवांटेड, आई विल से असंतुलित एक उनका स्टैंड था। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन संवेदनशील स्थिति में संतुलन बनाना, अति निर्भरता, यह तो मोदी जी ने आत्मनिर्भरता का जो प्रिंसिपल दिया था उसकी तैयारी उन्होंने 8 से 10 साल पहले शुरू कर दी थी। शायद उन्हें इस बात का आभास था कि यह यूनिलेटरल और एक यूनिपोलर प्रभाव वाले जो देश हैं, और जैसे चाइना जैसे हमारा नेबर है, जिस तरह का उनका स्तर है, उसमें हिंदुस्तान जो कि 5वें, कभी तीसरे नंबर की या चौथे या 5वें नंबर तक की इकोनॉमी के स्तर को छूने की कोशिश में है, मगर जो फर्क है पहले और दूसरे स्तर पर यूएस चाइना का, हमारे भारत देश के साथ में जीडीपी के तौर पर, हमारी टोटल इकोनॉमी के तौर पर वह बहुत बड़ा है। कहीं ना कहीं पर अभी भी यूएस ने हमको एक पार्टनर नहीं समझा था, कहीं ना कहीं पर उसने हमको एक सैटेलाइट कंट्री समझकर हमारे साथ व्यवहार किया, जिसका रीजन ये था कि उन्होंने जो कुछ कहा, उन्होंने सोचा कि शायद मोदी जी इस बात को मान लेंगे। लेकिन जो स्टैंड चेंज हुआ है उसकी कई वजह हो सकती हैं, और उसकी वजह यह है कि एक तो हमारे देश ने एक भी बयान ऐसा नहीं दिया जिसमें कि खिड़की या दरवाजे कूटनीति के बंद हुए हों। मोदी जी ने एक भी टिप्पणी या हमारे विदेश मंत्री ने एक भी टिप्पणी नहीं की जिससे कि कहीं पर संबंधों में तल्खी आए, जबकि ट्रंप साहब ने एक के बाद एक स्टेटमेंट बदलकर आज अपने को एक असहज स्थिति में डाल दिया। और जैसा मैंने पिछली बार भी आपके शो में कहा था कि आप देखते रहिए, अंदरूनी प्रभाव इस तरह से पड़ेगा कि वहां के जो व्यापारी हैं, वहां के जो कूटनीतिज्ञ हैं और जो अपोजिट पार्टीज हैं, वे ट्रंप साहब के ऊपर दबाव डालेंगी कि आपने 25 साल का क्रिएट किया हुआ एक फ्रेंड, 25 साल का क्रिएट किया हुआ एक फ्रेंड चाइना को बैलेंस करने के लिए जो बनाया था, उसको आपने खो दिया अपने ऐसे अनर्गल बयानों के साथ में। ये टैरिफ जो है, ये कोई ट्रंप साहब ने एक नई चीज शुरू नहीं की थी। अमेरिका की हिस्ट्री बताती है कि 1930 से लेकर आज तक टैरिफ को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ निगोशिएशन के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आज भी ट्रंप साहब ने कहा, आपने गौर किया होगा कि क्योंकि मैंने 50% टैरिफ लगाया, इसलिए भारत ने नो टैरिफ की गुजारिश की है। और ये जो डिप्लोमेटिक चैनल्स काम कर रहे हैं पीछे, पर्दे के पीछे, जो बराबर काम कर रहे हैं, और नवंबर तक जाकर भारत और अमेरिका का टैरिफ पॉलिसी और व्यापार समीकरण बिल्कुल साफ तौर पर सामने आ जाएगा। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि किसी भी तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी एक भी रात की नींद नहीं ली है। पिछले समय से वह आइसोलेट हो चुके हैं अपने देश में भी, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वह कहते हैं कि डार्केस्ट चीन के साथ में हिंदुस्तान और रूस को मैंने खो दिया। मुझे हैरानी तो सर इस बात पर हो रही है डॉक्टर मिनन द्विवेदी जी कि जिस कंट्री को वो डेड इकोनॉमी बोलते थे, आज उसके साथ अपने इकोनॉमिक रिलेशन सुधारने के लिए कितने तरह तरह के बयान वो अब तक दे आए हैं। हालांकि मैं आपसे इंडिया का बिजनेस समझना चाहूंगी डॉक्टर मेनन। मुझे ये बताइएगा, जो इंडिया का एक्सपोर्ट अमेरिका को था, अब जो गैप आएगा आने वाले समय में या आने वाले क्वार्टर में, जो गैप का डिफरेंस पता चलेगा, उससे क्या समझ में आता है इंडिया के पास? या मैं अगर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करूं, चलिए फार्मेसी पर तो नहीं लगाया गया, जेनरिक मेडिसिन पर ये नहीं लगाया गया, अगर मैं टेक्सटाइल की बात करूं या जेम्स एंड स्टोन की बात करूं, टेक्सटाइल के साथ बांग्लादेश के हमारे रिश्ते अच्छे थे, लेकिन उसके बाद भी हॉल्ट हो गया, पार्शियल हॉल्ट में उससे कहूंगी, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट का जरिया था वो बदल गया है। इस वक्त अगर अमेरिका के साथ टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी में जो हमें एक तरह से नुकसान ही कहेंगे, जो नुकसान झेलना पड़ रहा है, उसकी भरपाई का क्या रास्ता है? आपको क्या लगता है कि इंडिया के पास वो कौन सी मार्केट्स आज की डेट में अवेलेबल है
जहां अमेरिका को छोड़कर, अमेरिका पर डिपेंडेंसी तो इंडिया की थी नहीं, लेकिन आंकड़े डिफरेंस तो आएंगे। क्या एक्सप्लोर करना चाहिए, कौन सी मार्केट्स को, किन मार्केट्स को, खासतौर पर टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी में? जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि पहले हम लोग इकोनॉमिक्स से दूर चलें, और अगर हम मोरालिटी ऑफ फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी पे बात करें, तो कुछ चीजें बड़े हमें क्लियरली समझ लेनी चाहिए, जिनकी बात भारत के मीडिया में कई जगह और भारत के एकेडेमिया और डिस्कसेंट्स नहीं करते, जिनको काफी कॉमन, ट्राइट और जिनको बड़ा साधारण माना जाता है। वो ये कि भारत और अमेरिका डेमोक्रेसी हैं, ये 2 साल का 5 साल का बच्चा भी जानता है। इसके अलावा संविधानवाद की बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति भारतीय भी लॉयल हैं, अमेरिकन भी लॉयल हैं, नेशनलिस्टिक और पेट्रियोटिक फीलिंग भी बहुत है। उसके अलावा रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने का जो मादा है भारतीय जनमानस में, वैसा ही मादा फॉलो किया जाता है अमेरिका में। क्राइम बड़ा सख्ती से डील किया जाता है। तो इस चक्कर में ये है बात पूरी कि ट्रम्प के जो रिपीटेड स्टेटमेंट्स आए, उससे ये साझा दोस्ती और कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन और कामरादरी ये काफी हद तक कम हुई, और खटास आई, जैसा कि आपका बिलबोर्ड आपके टीवी स्क्रीन पे शो करता है। और जहां तक इकोनॉमिक्स की बात है, तो हम देखें कि अमेरिका की इकोनॉमी की हालत भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। उसमें हम ये देखें कि अमेरिका में जो जीडीपी है वो कुछ 27-28 बिलियन डॉलर्स है। उसके अलावा वहां पे जो टैक्स का बर्डन है और जिस तरीके से टैक्सेशन को लेकर कवायद होती है, तो उसके चलते अमेरिका की जो इकोनॉमी की जो हालत है वो भी इतनी अच्छी नहीं है। और इसमें हम ये देखेंगे कि भारत और अमेरिका ने बल्कि ये एम बना रखा था अपनी विदेश नीति और कूटनीति का कि हम लोग आगे चल के 2027 तक $500 बिलियन के आंकड़े को टच करेंगे। तो ट्रंप ने जो टैरिफगिरी की, उसके चलते ये आंकड़ा भी मुश्किल से अटेन होता हुआ नहीं दिख रहा था हम लोगों को, एकेडेमिक्स को या फिर मीडिया कमेंटेटर्स को। और जहां तक ऑल्टरनेट बाजारों की बात है, मार्केट्स की बात है, हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया हमारे लिए बड़ा ल्यूक्रेटिव मार्केट है। और जो हमारे जो VSNL और हमारे मतलब गैस और नेचुरल ऑयल के जो एजेंसीज हैं, वो अफ्रीका और साउथ अमेरिका में कोशिश कर ही रही हैं। पर इन मार्केट्स के बारे में ये है कि आपको 2 साल में 6 महीने में आप इन मार्केट्स को डेवलप नहीं कर सकते। ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, और एक डेकेड भी आपको लग सकता है, दशक भी आपको लग सकता है।